अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मेरा ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पे। जो सबसे पहला हमारा इसमें से पार्ट है वो है मेमोरेंडम का। कि मेमोरेंडम का आपने चैप्टर 1 में कुछ पढ़ लिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी का। इसमें कुछ पावर्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती है कंपनी की, ये इंक्लूड्स होती हैं। और इस चैप्टर में हम इसके पढ़ेंगे, इसमें कुछ होते हैं क्लॉजेज़ वगैरह। क्लॉजेज़ आप कहने पॉइंट्स, सेक्शंस वगैरह होते हैं जो मेमोरेंडम में इंक्लूड्स होते हैं। उसमें से हम कुछ क्लॉजेज़ पढ़ेंगे। जो सबसे पहली क्लॉज़ है वो है नेम क्लॉज़। नेम क्लॉज़ में ये होता है कि कंपनी का ना एक लीगल नेम होता है, वो उसमें इंक्लूड होता है और हर नाम के एंड के साथ कुछ वर्ड्स वगैरह लिखे होते हैं जिससे उस कंपनी की कैटेगरी का हमें पता चल जाता है। वो क्या है, जैसे पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के लास्ट पे लिखोगे लिमिटेड कंपनी, जिसमें ये लिमिटेड का वर्ड ऐड होगा। प्राइवेट कंपनी में होगा पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। तो हमें ये उसकी कैटेगरी का, उसके टाइप का पता चलेगा ये कौन सी टाइप की कंपनी है। ऐसी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें ऐड होगा वर्ड गारंटी लिमिटेड। और अनलिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड का वर्ड आएगा। ये थी हमारी नेम क्लॉज। उसके बाद आते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या होता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, उसकी लोकेशन। नेम्स द प्रॉमिस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस विल सिट, मतलब जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसका, उस जगह का नाम। और इफ़ द ऑफिस इज़ बीइंग सेट अप समवेयर दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी प्रॉमिस। नॉट पार्ट ऑफ एनी प्रॉमिस का मतलब होता है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है हमारी, कि अगर तो उसमें है तो उसका नाम होगा, अगर तो वो किसी प्रॉविंस में है तो उस प्रॉविंस का नाम होगा। जैसे अगर पंजाब में हमारा ऑफिस है लाहौर में, तो हम साथ में पंजाब का वर्ड लिखेंगे। अगर तो वो इस्लामाबाद में है तो हम इस्लामाबाद का वर्ड साथ में लिखेंगे। ठीक है, ये है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। उसके बाद है हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ये होता है कि जो कंपनी का एक ऐसा बिजनेस हो जो उसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, या जिस बिजनेस में उसके सबसे ज़्यादा मालियत के एसेट्स होते हैं, उस बिजनेस को वो कहते हैं कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का ये होता है कि ये ना कंसिस्टेंट होना चाहिए कंपनी के नाम के साथ। मतलब कि जैसे फातिमा फर्टिलाइज़र है, फातिमा फर्टिलाइज़र के नाम में फर्टिलाइज़र आ रहा है कि वो फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस भी उसका ये होगा कि वो फर्टिलाइज़र का काम वगैरह करते हैं। तो ये एक तो कंपनी के नाम के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस में लिखो कि वो सीमेंट है और उधर जैसे ये कंपनी का नाम है फातिमा फर्टिलाइज़र, अब उसकी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिज़नेस क्लॉज में लिखो सीमेंट, तो ये मतलब इनकंसिस्टेंट हो गया। उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए कंपनी के रजिस्टर्ड नाम के साथ। उसके बाद है कि वो कैन नॉट डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट द लॉ प्रोहिबिट्स। उसमें प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए जिसको लॉ प्रोहिबिट करता हो कि ये बिजनेस आपने नहीं करना। तो वो वाला बिजनेस उस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज में ऐड नहीं होना चाहिए। उसके बाद और दैट रिक्वायर्स अ लाइसेंस द कंपनी डज नॉट होल्ड। एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसी एक्टिविटी जिसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है और आपके पास वो लाइसेंस ही नहीं है, और आपने फिर भी उस एक्टिविटी को अपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज में इंक्लूड किया हुआ है, तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए। इसमें वो ये बता रहा है। ठीक है, बेसिकली इसमें ओवरऑल ये है कि कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है, कौन सा बिजनेस है, ये उसमें लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज है। उसके बाद है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज का मतलब ये होता है कि एक कंपनी है, कंपनी किस टाइप की है, उस कंपनी के अंदर मेंबर्स की कितनी कितनी लाइबिलिटी होती है, और वो इस लाइबिलिटी क्लॉज में लिखा होना चाहिए। दिस clause tells exactly how far a member has to pay if the company itself cannot pay its debts। कि अगर कंपनी अपने डेट्स पे नहीं कर सकती तो उस टाइम पे मेंबर्स कितनी अमाउंट पे करेंगे, वो उस कंपनी के हिसाब से हमें पता चलेगा कि कौन सी कंपनी है। सबसे पहले है शेयर्स लिमिटेड कंपनी। अगर तो कंपनी है ना वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, कि जो अमाउंट है वो शेयर्स की अमाउंट तक ही लिमिटेड है, उनकी लाइबिलिटी शेयर्स की अमाउंट तक ही लिमिटेड है। तो उनको कंपनी के डिफ़ॉल्ट के केस में सिर्फ उतना ही पे करना है कि अगर उन्होंने कुछ शेयर्स खरीदे हैं और उस शेयर्स पे उनकी अमाउंट कुछ डी है मेंबर्स की, तो उन्होंने अभी तक कंपनी को पे नहीं किया। मतलब 10 रुपये के शेयर्स खरीदे हैं, वैसे नॉर्मल मिनिमम अमाउंट मेरा जैसे मैंने कि 1 लाख रुपए का मेंबर है, उसने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हैं और उसने अभी तक 90,000 रुपये दिया, तो बाकी वो 10,000 रुपये पे करेगा। अब ये होती है लाइबिलिटी होती है ऐसी कंपनी, कंपनी जो शेयर्स लिमिटेड होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। उसके बाद दूसरी कंपनी है हमारी गारंटी लिमिटेड।
इसमें ये होता है कि एक तो आपने वो गारंटी लिमिटेड भी आगे दो तरह से होता है कि लिमिटेड में शेयर्स है या उसमें शेयर कैपिटल है नहीं गारंटी लिमिटेड कंपनी में। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि या तो वो अनपेड अमाउंट जो शेयर्स के ऊपर आपने देनी होती है वो एक तो वो इसमें इंक्लूड की हो जाती है लाइबिलिटी क्लॉज में, और दूसरा मेंबर्स ने कुछ अमाउंट गारंटी की होती है कि अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो हम इतनी अमाउंट पे करेंगे। वो हर मेंबर की वो जो अमाउंट उसने जो गारंटी की होती है ना, वो उसके नाम के साथ आगे लायबिलिटी क्लॉज़ में वो लिखी होती है, ठीक है? उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी की मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड, ये सिंपल उसमें देखते जाता है लायबिलिटी क्लॉज़ में। ये कंपनी बेस्ड होती है कि कौन सी कंपनी है और मतलब लायबिलिटी के हिसाब से कौन सी कंपनी है, तो उसमें फिर वो कितनी अमाउंट लिखनी है, ठीक है? ये लायबिलिटी क्लॉज़ मतलब वेरी कर रहे होते हैं कंपनी के हिसाब से। उसके बाद है ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज़। ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज़ में होता है कि कंपनी का शेयर कैपिटल के डिटेल्स के बारे में बताना, शेयर कैपिटल कितना है, कितनी शेयर्स की अमाउंट कितनी है और टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है शेयर की, फेस वैल्यू। तो इसमें ये सब कुछ इंक्लूड होता है। इसको हम पढ़ लेते हैं। रिलेवेंट ओनली वेयर द कंपनी हैज़ शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल क्लॉज़ है ना, ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज़, शेयर कैपिटल क्लॉज़, जितना मतलब एक कंपनी को ऑथराइज़ है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही इशू करना है, उसको कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज़, कि आपने इतना ही मैक्सिमम शेयर कैपिटल इशू करना है। आप इसमें चेंज वगैरह कर सकते हैं कि अगर पहले कंपनी ने 10 लाख का इशू किया हुआ तो अब वो अपने मेमोरेंडम को चेंज करेगा कि हमें अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज़ को चेंज करके उसको 15 लाख पे लेके जाना है, तो वो एक अलग हिसाब है कि वो उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। अब ये सिर्फ़ उसी कंपनी में इंक्लूड होगा ये वाला क्लॉज़ जो शेयर कैपिटल वाली कंपनी होगी, जिसमें शेयर कैपिटल होगा। ये क्लॉज़ सिर्फ़ उसी ही कंपनी में और किसी कंपनी में नहीं जाएगा। बाकी जो हमने बताया कि इसमें शेयर कैपिटल की डिटेल्स लिखनी होती है, उसके बाद टोटल शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स, फेस वैल्यू ये लिखना, तो उसके साथ सब्सक्राइबर मस्ट होल्ड एट लीस्ट 1 शेयर, के जो हर सब्सक्राइबर जो उसको कम से कम एक शेयर तो होल्ड ही करना चाहिए, उसके नाम एक शेयर होना ही चाहिए, तभी वो सब्सक्राइबर बनेगा। एंड शेयर्स दे आर टेकिंग अप मस्ट रिकॉर्ड्स अगेंस्ट देयर ओन नेम। इसका मतलब ये है कि जितने भी वो शेयर्स ले रहे हैं ना, एक सब्सक्राइबर है उसके पास जितना भी शेयर्स है वो उसके नाम के आगे लिखा होना चाहिए कि इस बंदे के पास इतने शेयर्स हैं। उसके बाद हमारी थी सब्सक्रिप्शन क्लॉज। द सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी शुड इंक्लूड एन अंडरटेकिंग इन मेमोरेंडम। सब्सक्रिप्शन या अंडरटेकिंग क्लॉज का मतलब होता है कि वो ऑथ लेते हैं, मतलब एक वो कहते हैं ना फतवा टाइप, आप समझ लें फतवा टाइप ही देते हैं कि हम जो है ना, हम मेंबर्स जो हैं जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, हम फॉलो करते हैं कंपनी के रूल्स को, लॉज को, इसको फॉलो करेंगे, उसके मेमोरेंडम को फॉलो करेंगे। वी द सेवरल मेंबर्स हुज नेम एंड एड्रेसेस आर सब्सक्राइब्ड want to form a company and agree to follow its memorandum. We also agree to take number of shares in the company's capital written against our names. तो ये उसमें मतलब वो एक ऑथ लेते हैं कि हम ये ऐसे कंपनी के रूल्स वगैरह को फॉलो करके हम जो सब्सक्राइबर्स हैं कंपनी के। उसके बाद है बोरोइंग पावर्स। बोरोइंग पावर्स जो होती हैं ये आप उसमें इंक्लूड करो ना करो, ये ऑलरेडी ही आप जैसे कहना है कि ये ऑटोमेटिकली ही कंपनी की एक पावर होती है कि आप बोरोइंग कर सकते हो, ये हर कंपनी की पावर होती है। इसको स्पेसिफिकली से लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली ही एक कंपनी की पावर होती है। इसको आप क्लॉज में लिखना ना करो, वो एक अलग बहस है, पर ये एक ऑटोमेटिकली कंपनी की पावर होती है। इसमें क्या होता है कि आप अरेंज कर सकते हो लोन्स, एडवांसेस, फाइनेंसिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज़, एंड इशू कर सकते हो इंटरेस्ट फ्री इंस्ट्रूमेंट्स टू रेज मनी फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और द पब्लिक। तो ये तो बेसिकली बोरिंग पावर की कंपनी ऑटोमेटिकली उसके पास एक पावर होती है कि वो कहीं से भी लोन वगैरह ले सकती है, उसके लिए किसी को उसके लिए मतलब इसे किसी की परमिशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आता है प्रिंटिंग, साइनिंग एंड डेटिंग। जो वैलिड मेमोरेंडम होता है ना, एक मेमोरेंडम को वैलिड होने के लिए उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो एक एक्सेप्टेबल प्रिंटेड फॉर्मेट होना चाहिए, जो रजिस्ट्रार कमीशंस या जो मतलब रजिस्ट्रार कमीशन वगैरह जो इनकी नज़र में एक्सेप्टेबल फॉर्मेट होता है, मेमोरेंडम जो है वो उस एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो मेमोरेंडम है उसके जो पैराग्राफ्स वगैरह जो ऊपर हमें पढ़े हैं या जितने भी उसमें पैराग्राफ्स वगैरह आ रहे हैं वो सीक्वेंशियल नंबर होने चाहिए, सीक्वेंशियली नंबर होने चाहिए, मतलब पहले नंबर 1, उसके आगे पैराग्राफ, फिर जो भी नंबर जो भी पैराग्राफ है उनको नंबर देने चाहिए, प्रॉपर नंबरिंग उनकी करनी चाहिए कि पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइबर्स वगैरह जितने भी हैं ना कंपनी के,
वो इसको साइन करेंगे, लाजमी साइन करेंगे अगेंस्ट देयर फुल नेम। अपने नाम के आगे अपना सिग्नेचर करेंगे, अपनी नेशनैलिटी लिखेंगे, अपनी ऑक्यूपेशन लिखेंगे, कहाँ कहाँ पे वो रहते हैं, एड्रेस वगैरह वो लिखेंगे। मस्ट बी विद द सिग्नेचर ऑफ अ विटनेस, कि जब आप ये सब कुछ साइन कर रहे होते हैं ना, तो एक विटनेस भी ऊपर होना चाहिए। जो विटनेस होगा उसको भी वहाँ पे इसको साइन करना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ साइनिंग शुड बी इंक्लूडेड, कि जिस डेट को आप साइन कर रहे हो ना, वो डेट भी इंक्लूड होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अभी आइए हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, नेम ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी की फॉर्मेशन में जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो उसका नाम चूज़ करना। तो इसमें हम वो पढ़ेंगे, अ प्रपोज चूजेगा कंपनी नेम। अ प्रपोज नेम विल नॉट बी रजिस्टर्ड इफ रजिस्ट्रार और एससीपी कंसीडर्स, कि आपने एक नाम चूज़ किया है कि हम इस नाम से कंपनी बनाएंगे। अब सबसे पहले तो वो उसकी अप्रूवल लेनी चाहिए रजिस्ट्रार और एससीपी की, ये नाम सही है या नहीं है। वो पहले उसको अप्रूव करेंगे, तभी वो रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर करेगा। अब वो पहले देखेंगे कि क्या ये टू क्लोज टू और कॉपी ऑफ अ कंपनी ऑलरेडी ऑन द रजिस्टर, कोई ऐसा नेम तो नहीं है जो एक कंपनी के बिल्कुल ही ये दूसरी कंपनी के नाम के साथ बिल्कुल क्लोज है, कोई उसकी कॉपी तो नहीं है नाम की, या फिर मतलब वर्ड्स वगैरह जो है ना वो थोड़ा आगे पीछे कर दो, और बस कि ये हमारी कंपनी का नाम है, हालांकि उस जैसे दूसरी कंपनी भी एग्जिस्ट कर रही है उसके नाम की जैसी, बस आपने थोड़ा सा वर्ड उसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया, तो वो बहुत ही उसके क्लोज है, या कॉपी वगैरह उसकी लग रही है, या वो नाम ऑलरेडी रजिस्टर है रजिस्ट्रार के साथ, तो ऐसा नाम भी वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। अब वो ऐसी कंपनी के नाम को बिल्कुल रजिस्टर नहीं करेंगे। दूसरा इनएप्रोप्रिएट या अनडिज़ायरेबल, मतलब वो नाम एथिकली नहीं है, एथिकली सही नहीं है वो वाला नाम। मिसलीडिंग, मतलब कि वो कस्टमर्स को मिसलीड कर सकता है। जो ओरिजिनल कंपनी है, जो ऑलरेडी उस नाम के साथ रजिस्टर है, आप उसी जैसे कोई नाम कॉपी करके लेकर आ गए हैं, और जिस वजह से उसके कस्टमर्स मिसलीड हो सकते हैं, तो ऐसा नाम भी वो आपको रजिस्टर नहीं करने देंगे। लाइकली टू ऑफेंड रिलीजियस सेंटिमेंट, की कोई भी ऐसा नाम जो आपके वो दीनी जज्बात हैं उनको ठेस पहुंचा सकता है, उनको मतलब उनको ऑफेंड कर सकता है। उसके बाद है ऑब्जेक्शनेबल अंडर एनी अदर ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय एससीपी, मतलब इन ये जो 3, 4, 5 ऊपर हमने नाम बताए हैं, इनके अलावा कोई ऐसी क्लॉज वगैरह आ जाती है, कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी चीज़ जो एससीपी स्पेसिफाई कर दे कि यार इसकी चीज़ की वजह से ये नाम आप नहीं रख सकते, इसके अंदर ये ऑब्जेक्शनेबल है किसी दूसरे ग्राउंड्स के अंदर, एनी अदर ग्राउंड स्पेसिफाई एससीपी, कोई भी रीज़न जो एससीपी ने दिया है कि इस रीज़न की वजह से ये नाम जो आप प्रपोज़ कर रहे हैं ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये क्वेश्चनेबल है, तो हम उसको भी रजिस्टर नहीं करेंगे। उसके बाद है कि कुछ नाम होते हैं जिसके लिए आपको एससीपी की कंसेंट लेनी होती है, उसकी रजामंदी लेनी होती है, रिटन कंसेंट आपके लिए ज़रूरी है उस नाम को रखने के लिए। तो वो वाले नाम कौन से हैं? बैकिंग एसोसिएशन विद द करंट और फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तानी और फॉरेन। इसके मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ये सारे जो नाम हैं ना इनको एग्जांपल की समझाता हूँ कि जैसे अब ये कंपनी है फातिमा फर्टिलाइज़र। अब एक बंदा उठ के आता है, वो एक कंपनी का नाम प्रपोज करता है कि मेरी जो कंपनी होगी ना उसका नाम होगा प्रेसिडेंट्स ऑफिशियल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। अब इसमें वो एक हेड ऑफ़ स्टेट का नाम आ जाता है, चाहे वो पाकिस्तानी हो फॉरेन हो, उसका कोई फ़र्क नहीं होता कि पर हेड ऑफ़ स्टेट का नाम आ रहा है उस प्रपोज्ड कंपनी के नाम में, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद अ लिंक टू फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब ये है कि किसी भी आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ वो लिंक हो रहा है वो नाम। जैसे आप अपनी फर्टिलाइज़र कंपनी का नाम रख देते हो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फर्टिलाइज़र लिमिटेड, तो ये भी वो आपको नहीं रखने देंगे, आपको उसके लिए रिटन कंसेंट लेना ज़रूरी है एससीपी के। उसके बाद है कि अ कनेक्शन टू अ बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएटेड अंडर फेडरल प्रोविंशियल लेजिस्लेशन। बॉडी कॉर्पोरेट का हमने पढ़ा था कि वो जिसको वो प्रोविंशियल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली वगैरह उसको बनाते हैं। अभी जैसे बॉडी कॉर्पोरेट में हमें पढ़ा था, एग्जांपल ली थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, तो आप नाम रख देते हो
द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड, तो इस तरह का नाम कोई मतलब जो बॉडी कॉर्पोरेट के साथ लिंक हो रहा है वो भी उसके लिए भी आपको रिटर्न कंसेंट की ज़रूरत होती है। स्पॉन्सरशिप बाय और टाइज टू फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बॉडी, किसी भी इंटरनेशनल बॉडी के साथ आपका लिंक हो रहा है, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ लिंक हो रहा है, स्पॉन्सरशिप आपको हो रही है या मतलब जो फंडिंग वगैरह हो रही है। अभी जैसे इसमें यूनाइटेड नेशंस का आप ले लें, एशियन बैंक है, अब आपके नाम कंपनी के नाम में ये वर्ड आ रहे हैं, एशियन बैंक नाम आ रहा है, तो ये आपको उस इंटरनेशनल बॉडी के साथ लिंक कर रहा है, तो ये वाला नाम भी आप नहीं रख सकते। मुदारबा मैनेजमेंट फ्लोटेशन एक्टिविटी या मुदारबा मैनेजमेंट के लिए या फिर आप कोई नया मुदारबा इशू करने जा रहे हो तो तब भी आपको उसकी रिटर्न कंसेंट लेना पड़ती है। एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी दैट इटसेल्फ नीड्स एन एससीपी, कोई भी और बिजनेस इसके लिए आपको एससीपी के लाइसेंस की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि SCP is ruling on whether a company name reaches these rules is finally cannot be respond reopened elsewhere, कि कंपनी SCP का जो फैसला होगा ना, बेसिकली वो यही इसमें कह रहा है SCP का जो फैसला होगा वो हतमी फैसला होगा और आप इसको कहीं पे भी दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। रिजर्विंग नेम, कि आपने जो प्रपोज नेम दिया उसको रिज़र्व करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार से, ठीक है। वो कैसे होगा कि आप रजिस्ट्रार को अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसको रिज़र्व करे और जो नेम है वो 7 दिन के लिए रिज़र्व हो जाएगा। रिजर्वेशन सिक्योर थ्रू फॉल्स एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ कैंसिल, कि अगर आपने कोई फॉल्स एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी रजिस्ट्रार को कि ये हमारा रजिस्टर कर दो, मतलब वो इन्फॉर्मेशन गलत थी और आपका नाम रजिस्टर हो गया, तो वो उसके बाद उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। Where a company has already been incorporated on the strength of such reservation, it must change its name. The applicant also risks a penalty. तो एक तो ये है ना कि पहले जब 60 दिन अभी थे और आपको पता चला कि रजिस्ट्रार को पता चला कि तो इन्फॉर्मेशन थी वो फॉल्स थी, इनकरेक्ट थी, तो उसने रेजर्वेशन कैंसिल कर दी। अब दूसरा ये केस है कि अब उसका कंपनी उस नाम से रजिस्टर्ड हो गई है, जो मतलब एक फॉल्सली नाम अपडेट किया गया था, फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर, और कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई है उस नाम के साथ, तो उसको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह आ सकती है उस एप्लीकेंट पे जो अप्लाई कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था उस टाइम रेजर्वेशन के लिए। अ रिफ्यूज़ल टू रिजर्व अ नेम कैन बी अपील टू SCP विद इन 30 डेज़, कि आप SCP को 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं रिफ्यूज़ करने के लिए, रिफ्यूज़ल की अपील। SCP डिसीजन जो रजिस्ट्रार ने मतलब आपका नाम रिफ्यूज़ कर दिया ना, आपका प्रपोज नाम, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर उस रिफ्यूज़ल से 30 दिन के अंदर अंदर SCP को अपील करोगे कि देखो ये रजिस्ट्रार ने गलत किया और अब आप मतलब ना ये हमारा नाम रजिस्टर करवाओ, तो SCP का जो भी फैसला आएगा ना वो हतमी फैसला होगा। उसके बाद है करेक्टिंग अ रॉन्गली रजिस्टर्ड नेम, कि आपने कोई गलत नाम रजिस्टर हो गया तो अब आप उसको कैसे ठीक करोगे। अ नेम दैट शुड नेवर बीन अप्रूव्ड, कि ऐसा नाम जो अप्रूव नहीं होना चाहिए था, वेदर थ्रू ओवरसाइट और थ्रू फॉल्स इंफॉर्मेशन, के अनजाने में या गलत इंफॉर्मेशन की वजह से वो उस टाइम अप्रूव हो गया, तब आप उसको कैसे ठीक करोगे। एक तो ये है कि कंपनी इटसेल्फ मतलब वॉलंटरली वो उसको चेंज कर ले रजिस्ट्रार की अप्रूवल के साथ, खुद ब खुद ही बस रजिस्ट्रार से अप्रूवल ले और नाम चेंज कर ले। दूसरा ये है कि रजिस्ट्रार खुद उसको चेंज करेगा, कंपनी को बोलेगा कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर इस नाम को आप चेंज करो। जैसे ही वो नोटिस देगा ना रजिस्ट्रार, तो आपको बोलेगा कि आप 30 दिन के अंदर अंदर इसको चेंज करो। बट लेकिन वो ये डायरेक्शन कंपनी को तभी देगा, पहले वो उसको बोलेगा कि आप थोड़ा सा आप में अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू दे, अपनी सफाई दो इस चीज़ के ऊपर कि हम आपको ये अब डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप ये नाम चेंज करो। उससे पहले आप थोड़ा सा अपना भी हमें बताओ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो इस चीज़ के ऊपर। उसके बाद है कि वेयर द कंपनी स्टिल फेल्स, है कि अगर तो वो फिर भी अपना उस रॉन्गली रजिस्टर्ड नेम को करेक्ट नहीं करते, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार असाइन करेगा एक नया नाम, खुद ही उनको दे देगा, खुद से ही मतलब वो प्रपोज करेगा और उस कंपनी को वो नाम दे देगा और उसी नाम से वो इशू कर देगा एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर तो कंपनी उसी पुराने नाम के साथ ट्रेड वगैरह करती है, बिज़नेस करती है, तो इस केस में उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह भी आ सकती है, ठीक है। उसके बाद है चेंजिंग का नेम वॉलंटरली, कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई नाम चेंज करना चाहते हैं। ऐसे कंपनी बस ऐसे ही उसको ख्याल है कि हमें अब अपना कंपनी का नाम चेंज कर देना चाहिए, तो अब वो कैसे करेगी। आउटसाइड ऑफ अ करेक्शन, मतलब एक तो है ना कि आपने गलत नाम रजिस्टर किया, तो उस केस में नहीं, आउटसाइड ऑफ करेक्शन की करेक्शन नहीं करनी, वैसे ही अपना नाम चेंज करना है, रीनेम करना है, रीनेम से यहाँ रीनेम आपने करना है। दिस रिक्वायर्स स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस रजिस्ट्रार्स रिटर्न अप्रूवल। इसके लिए सबसे पहले तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी, मतलब वो मीटिंग्स वगैरह करनी पड़ेगी।
उसके बाद रजिस्ट्रार्स की रिटर्न अप्रूवल चाहिए आपको। अगर तो आप मतलब वो वाला नाम लिखना चाहते हो रॉन्गली वॉलंटरली कोई मर्जी अपनी मर्जी के नाम को चेंज करना चाहते हो, इस केस में आपको क्या करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है और रजिस्ट्रार की अप्रूवल लेनी है। किस केस में अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी, वेयर द ओनली चेंज इज एडिंग और ड्रॉपिंग अ स्टेटस मार्कर। जब कंपनी ने सिर्फ अपना एक स्टेटस चेंज करना हो, स्टेटस क्या है कि प्राइवेट की जगह आप सिंगल मेंबर प्राइवेट लिखना है, सिंगल मेंबर प्राइवेट की जगह लिमिटेड लिखना है, लिमिटेड की जगह प्राइवेट लिखना है, या लिमिटेड की जगह गारंटी लिमिटेड या अनलिमिटेड, ये वाले नाम अगर चेंज करने ना, ये जो लास्ट नेम है ये चेंज करने ना, इसको चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको स्पेशल रेजोल्यूशन ही करनी पड़ेगी। रिटन अप्रूवल इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल रेजोल्यूशन ज़रूरी है, ठीक है, रिटन अप्रूवल ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको एमसीक्यू वगैरह में ना फंसा वगैरह सकता है, या कोई ऐसा सिचुएशन दे सकता है कि स्टडी वगैरह में कि रिटन अप्रूवल लिया, रिटन अप्रूवल नहीं ली पर स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास नहीं की, तो क्या ये सही है या ये अप्रोच सही है या नहीं है, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको फंसा सकता है, ठीक है, आपने रेडी रहना है इसके लिए भी। इफ़ेक्ट ऑफ अ नेम चेंज, कि जब एक नाम चेंज हो गया तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। वंस द रजिस्ट्रार अप्रूव्स द नेम ही एंटर्स द नेम, कि वो अपनी जो रजिस्टर है, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होता है कंपनी के नेम्स का, उसमें वो नया नेम एंटर करेगा और इशू करेगा एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब वो फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो चेंज है ना, ये जो अब नाम चेंज हो गए, अब ये लीगली इफ़ेक्टिव है, अब कंपनी का यही वाला नाम है, ये अब लीगली इफ़ेक्टिव हो गया। तो उसके बाद उसको क्या करना होगा कंपनी को कि अगले 90 दिन के लिए अपना नया और पुराना नेम दोनों शो करवाने हैं ऑन द आउटसाइड ऑफ एवरी बिजनेस प्रेमिसेस एंड ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस प्रेमिसेस के ऊपर भी, बिल्डिंग वगैरह के ऊपर भी, और डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के उन सब के ऊपर पुराना नया नाम दोनों शो करवाना है। उसके बाद क्या है कि राइट्स ऑब्लिगेशंस एंड पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब कि नाम आपने चेंज कर दिया ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब आपके जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अब जैसे आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट वगैरह में, आपने बीच में अपना नाम चेंज करने की देखो, अब तो हमारा नाम चेंज हो गया, अब केस वो पिछले नाम के साथ चला था, अब हमारा नया नाम आ गया, अब सफाइयाँ दे रहे हो, देखो हमारा नाम चेंज हो गया, तो अब वो जो केस होता रहा वो अब मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, वो ऐसे ही कंटिन्यू ही रहेंगे, ठीक है। इसे दूसरे बुलेट्स में ये लिखा है, राइट्स ऑब्लिगेशन है पेंडिंग, लीगल प्रोसीडिंग डज नॉट अफेक्टेड, ठीक है, कंटिन्यू अंडर द न्यू नेम, डिस्प्लेइंग द कंपनी नेम। अब ये है कि हम कंपनी अपना नाम कहाँ पे पब्लिश करना चाहिए होता है, उसको कहाँ पे उसको डिस्प्ले करना होता है, पब्लिश या डिस्प्ले कहाँ पे करना होता है उसको अपना नाम इनकॉर्पोरेशन के बाद। सबसे पहले है कि इट्स नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट बी क्लियरली शोन इन इंग्लिश और उर्दू, इंग्लिश और उर्दू में इसका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियरली शो होना चाहिए एट द रजिस्टर्ड ऑफिस पे, और एट एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस, हर प्लेस ऑफ बिजनेस पे उसका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर शो होना चाहिए। एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मस्ट बी डिस्प्लेड एट एवरी बिजनेस लोकेशन। अटेस्टेड कॉपी मतलब जो रजिस्ट्रार ने साइन की होगी, साइन करके वो भेजा होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो वो उसको डिस्प्ले करना होगा हर बिज़नेस लोकेशन पे, ठीक है। उसके बाद है उसकी कॉपी हर जगह पे, हर बिज़नेस लोकेशन पे साइंड कॉपी रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की। द कंपनी नेम मस्ट अपीयर ऑन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, चेक्स, ऑर्डर्स, इनवॉइसेस एंड रिसीट्स। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, चेक्स, ये आप ना बिजनेस लॉ में पढ़ोगे आराम से, ठीक है। बाकी ऑर्डर्स वगैरह का आपको पता, सेल्स ऑर्डर वगैरह आ गया, परचेज ऑर्डर वगैरह कोई आपने दिया, इनवॉइस वगैरह आई है उस ऑर्डर पे, बिल वगैरह बन के, रिसीट आया मतलब पैसे वापस आया, तो उस रिसीट्स वगैरह के पे उसका नाम लिखना चाहिए। लेटर हेड्स एंड ऑफिशियल करस्पॉन्डेंट्स मस्ट कैरी द कंपनीज नेम, रजिस्टर्ड एड्रेस एंड कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स। इनके ऊपर उसका ये नाम, रजिस्टर्ड एड्रेस और कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स लिखनी होनी चाहिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ऊपर। नॉन कंप्लाइंस कैरीज लेवल 1 पेनल्टी, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको लेवल 1 की पेनल्टी मिलेगी अगेंस्ट बोथ द कंपनी एंड इट्स रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स। जो जिस बंदे, एक तो कंपनी के अगेंस्ट में पेनल्टी होगी, और उस नाम लिखने की जिम्मेदारी जिस ऑफिसर की है कि आपने इस जगह पे कंपनी का नाम लिखना है, और उसने वो नहीं लिखा तो उसको भी लेवल 1 की पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज इशूड विद द कंपनीज नेम ऑन इट, द ऑफिसर हु इशूड इट बिकम्स पर्सनली आंसरेबल फॉर एनी रिजल्टिंग डेट, तो वो ऑफिसर ही उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदारी होगा, पर्सनली उसके लिए आंसरेबल होगा। अगर तो कोई डेट वगैरह इंकर होता है तो उसके लिए वो ऑफिसर ही ज़िम्मेदार होगा। अनलेस द कंपनी सेटल्स इट इंस्टेड, की कंपनी उसको सेटल कर लेती है खुद से।
नहीं तो वो फ़ी से ज़िम्मेदार होगा उस चीज़ के लिए कि मतलब वो उसने ना बगैर नाम के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इशू कर दिया। अगर तो कंपनी ने खुद ही उस पेनल्टी वगैरह को सेटल कर लिया, उस इशू को सेटल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो वो जो बंदा है ना वो तो गया, वो तो उल्टा लटक जाएगा। वही ज़िम्मेदार होगा मतलब डेट्स वगैरह के, जो भी रिजल्टिंग डेट्स आएंगे कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया, आपने ऊपर नाम ही नहीं लिखा भाई अपनी कंपनी का, और आपको तो डेट वगैरह मतलब नुकसान वगैरह हो गया, या कोई डेट वगैरह कहीं पे भी कोई करोगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो उसके लिए फिर वो बंदा खुद ज़िम्मेदार होगा अनलेस की कंपनी मतलब उसको सेटल कर ले। ठीक है, बाकी अल्लाह हाफिज़। ये हमारा ये पहले लेक्चर था, इसके भी शायद हमारे चैप्टर 2 के ना 3 ही लेक्चर्स हों, 3 लेक्चर्स में ख़त्म कर देंगे, 4 लेक्चर केस स्टडी पे थोड़ी सी प्रैक्टिस, कोई केस स्टडी मिल गई तो। बाकी अल्लाह हाफिज़।